बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज़। बहुत सी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है ओवर द वीकेंड। बहुत सी खेलों से जुड़ी खबरें हैं जो आप तक आज लेकर आएंगे और उनका पूरा एनालिसिस भी करेंगे हमारे पैनल के साथ। लेकिन सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर आपको बताते हैं आज किन चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब मोहसिन नकवी ने आखिरकार उस सिलेक्शन कमेटी को तश्कील दे दिया जिसके बारे में इतनी ज़्यादा गुफ्तगू चल रही थी और बहुत सारी चीज़ें कही जा रही थी। जब उन्होंने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो सिलेक्शन कमेटी को एम्पावर करना चाहते हैं, उसको मजबूत देखना चाहते हैं ताकि वही सारे जो फैसले हैं वो खुद मुख्तारी से करे, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि ये कैसे मुमकिन होगा, इसमें कौन हिस्सा होगा इस सेटअप का, क्योंकि चेयरमैन ने तो कहा कि भाई मैं इसमें बिल्कुल मुदाखलत नहीं करूंगा सिलेक्शन में। तो जब हम इसकी अब एक तरतीब देखते हैं, आई थिंक एक स्ट्रक्चर हमारे सामने आ चुका है और इस सिलेक्शन कमेटी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनमें कुछ नाम हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े रहे हैं, चाहे वो वहाब रियाज हों, असद शफीक हों, आप मोहम्मद यूसुफ की बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटर्स का इसमें क्या रोल होगा, इसके अलावा हेड कोच जो हैं और जो कोचिंग स्टाफ के कुछ लोग हैं उनको भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा। तो इस पूरे स्ट्रक्चर पर हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये ज़रूर डिस्कस करें कि कितना मुस्तकबिल में फ़ायदा होगा और कितना मुस्तहकम रहेगा, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ नीडेड। तो हमने पहले भी ये कहा कि जो भी आप सेटअप लेकर आते हैं उसको एक मुस्तकिल अंदाज में आपको चलाना है और वो चलेगा तो तभी रिजल्ट्स आएंगे। और वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो इस बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ वर्ल्ड कप से जुड़ी खबर है कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर दोनों ने अपनी T20 रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला कर लिया है और उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान के लिए अब खेलना चाहते हैं और पहले भी खेलना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत होगी तो वो जो हैं वो दस्तयाब हैं पाकिस्तान को। और उन्होंने निशानदेही की दोनों ने कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी अगर टीम को ज़रूरत है तो वो टीम का हिस्सा बनने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। और इनके मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि ये दोनों जो हैं वो अपनी रिटायरमेंट वापस लेंगे। और अब किस बेस पर लेंगे, क्या इनको ये यकीन दहानी कराएगी कि आप सिलेक्शन का हिस्सा बनेंगे, क्या आपको कंसिडर किया जाएगा, तभी समझ आती है कि इन्होंने सिलेक्शन में हिस्सा लेने की वजह से ही अपनी रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला किया है। तो आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर। लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस को देखेंगे और क्या पाकिस्तान टीम में जब आप उनकी जगह बनाते हैं तो फिर कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है। और कप्तान कौन होगा, कप्तान वनडे का कौन होगा, कप्तानी किस तरफ जाएगी, ये तो एक सवाल चलता रहा है। लेकिन आई थिंक कि अब कप्तानी से हटके आपको ये देखना है कि किन कॉम्बिनेशंस के साथ आप इन दोनों को टीम में एडजस्ट करेंगे। इसके बाद ज़रूर गुफ्तगू करेंगे फुटबॉल के बारे में। पाकिस्तान फुटबॉल टीम जो है वो उर्दन पहुंच चुकी है। दे ऑफ कोर्स लॉस्ट टू जॉर्डन एट होम, वो हारे ज़रूर लेकिन अब वो वहाँ गए हैं मैच खेलने के लिए, तो इस बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। 26 मार्च को इनका जो है मुकाबला उर्दन से होगा। टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है, ट्रेनिंग सेशंस भी जारी हैं। इसके बारे में तमाम तर तफसीलात आपको हम प्रोग्राम में ज़रूर बताएंगे। और इसके बाद शो के आखिर में हम खराज तहसीन पेश करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब शहरयार खान साहब, जो हाल ही में इंतकाल कर गए। गहरे दुख का इजहार ज़रूर करते हैं। साबिक क्रिकेटर हों, मौजूदा क्रिकेटर्स हों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, तमाम लोगों ने जो है वो ताज़ियती मैसेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाले। और मेरा ख्याल है जो लोग उस टेन्योर को जानते हैं शहरयार साहब के, तो वो जानते हैं कि उनकी क्रिकेट से वाबस्तगी जो है वो कितनी थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए उनकी खिदमात जो हैं उनको आज भी सराहा जाता है। तो ज़रूर हम इस दुख में दुआ गो हैं, उनके अहल खाना के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला जो है वो उनके दुख में जो है वो कमी करे और उनके लिए भी अगली मंजिल जो है वो आसान करे। तो इस बारे में ज़रूर आपको शो के आखिर में एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे और इस बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू भी करेंगे। अब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करना है और जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी बहुत सी खबरें हैं ओवर द वीकेंड, बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हो गई हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा स्टार स्टडीड पैनल हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। सबसे पहले हमें ज्वाइन करिए है पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट की कप्तान है, क्रिकेट कमेंटेटर, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड आवर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। और इनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे हैं, जनाब खुरम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया खुरम, आप भी हमें ज्वाइन करें। सना, सबसे पहले तो ये सिलेक्शन कमेटी, आई थिंक अब सारा फोकस इसकी तरफ आ जाएगा क्योंकि फाइनली अब एक स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है। बहुत से लोगों ने अंदाजे लगाए, सोचने की कोशिश की क्या हो सकता है। अच्छी बात ये थी कि चेयरमैन बहुत क्लियर थे, मोहसिन नकवी ने पहले ही कह दिया कि भाई मेरी कोई मुदाखलत नहीं होगी, सिलेक्शन कमेटी को एम्पावर करना है। कैसे देख रही हैं आप इस स्ट्रक्चर को? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ इसमें जो मुझे नज़र आई, जिसमें कप्तान और कोच को भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया गया, मेरे ख्याल से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं हमेशा से कहती आई हूँ, चाहे मैं कप्तान थी या नहीं थी। मैं हमेशा ये समझती हूँ कि जो क्रिकेट है वो कैप्टन्स की गेम है और उसमें कप्तान का अपना वोट जो जिस टीम को वो लड़वाना चाहता है वो बड़ा अहम होना चाहिए।
दूसरी चीज़ जो इसमें मुझे अच्छी नज़र आई कि कोई चीफ ऑफ सिलेक्शन कमेटी नहीं है, सबको बराबर में रखा गया है। ठीक है, आपको एक ओवरऑल लीडरशिप ज़रूर चाहिए होती है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, पर उससे फ़ायदा सिर्फ ये हो जाएगा कि सबका वोट बराबर हो जाएगा, तो आप एक मज़ीद न्यूट्रल तरीके से टीम को सिलेक्ट कर पाएंगे। अब नाम उसमें कौन से और हो सकते थे, नहीं हो सकते थे, वहाँ पर ऑब्वियसली मेरा डिसएग्रीमेंट हो सकता है किसी के साथ, बट ये दो चीज़ें मुझे अच्छी लगी जो इन्होंने आते साथ किए हैं। और ऑब्वियसली चेयरमैन का इतना मुदाखलत होनी नहीं चाहिए सिलेक्शन के तौर पर। बात ये आप अकाउंटेबिलिटी कर ही तब सकते हैं जब आप अगले को कोई अथॉरिटी दें। अगर आप कप्तान को, कोच को अपने मर्ज़ी की टीम नहीं देंगे, फिर आप उनसे ज़्यादा सवाल कर नहीं सकते। अगर आपने अपनी मर्ज़ी के प्लेयर्स दिए और वो फेल हो गए तो फिर आप क्या सवाल पूछेंगे? तो आप सवाल पूछ ही तब सकते हैं जब आप उनको अथॉरिटी दें कि भाई ये लो, तुम बनाओ टीम, फिर मैं तुमसे रिजल्ट्स पूछूंगा। तो आई थिंक ये तरीका ठीक है। वर्ल्ड कप के बड़े करीब हैं, कप्तान भी 2 ऑलरेडी बदल चुके हैं, तीसरे के अंदर भी लग रहा है कि शायद कोई निशानदही है, क्योंकि उन्होंने बाकी चीज़ों में तो क्लैरिटी दिखाई पर कैप्टनसी में कोई क्लैरिटी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा जी फिटनेस टेस्टिंग के बाद हम देखेंगे। तो ज़्यादातर बात तो लोग मोहम्मद रिजवान की कर रहे थे, आई थिंक वो नाम आना शुरू हो गया, बट शादाब का भी ऑप्शन खुला ज़रूर है, क्योंकि ऑब्वियसली विनिंग कैप्टन भी हैं और वो एक प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा बात की बार बार इमाद वसीम को वापस लाने की। तो अब देखना होगा कि किसकी तरफ जाती है कप्तानी, बट ये 2 फैसले तो बेहतर नज़र आए। हारिस रऊफ़ का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वापस किया। ओवरऑल अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो प्रेसिडेंट इतना अच्छा नहीं है कि आप वापस रिवर्स गियर में जा रहे हैं, पर इन सारे प्लेयर्स को अगर आप इंडिविजुअल केसेस में देखें तो इमाद वसीम को भी एक तरह से पुश किया गया रिटायरमेंट की तरफ। वो खेलना चाह रहे थे बट वो थोड़ा सा अपनी चीज़ें भी मनवाना चाह रहे थे, तो कम्युनिकेशन गैप नज़र आया पीसीबी और उनके दरमियान। जहाँ तक बात करते हैं हम हारिस रऊफ़ की, वहाँ पे भी मुझे कम्युनिकेशन गैप नज़र आया। लोगों ने बहुत बैश किया उनको कि जी मुल्क के लिए नहीं खेल रहे, पर वहाँ पर भी मुझे कम्युनिकेशन गैप और ट्रस्ट का फैक्टर, क्लैरिटी भी नहीं थी उस हाँ जी। तो ये चीज़ें जो हैं अब देखते हैं कि प्लेयर्स की में तो काफ़ी ये पॉपुलर हो जाएंगे इसकी वजह से। अब देखते हैं उसके रिजल्ट्स कैसे। बिल्कुल खुरम, आप इस स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं? जिस तरह सना ने भी निशानदेही की, जहाँ तक कोच और कप्तान का सवाल है, वो हमेशा से मेरे ख्याल से उनकी एक राय तो ज़रूर रही है सिलेक्शन में, लेकिन पहली बार ऐसे है कि बाकायदा तौर पर एक्सेप्ट किया गया है कि भाईजान कोच और आप उसको भी करेंगे। अब मुझे आप ये बताएं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर को आप कैसे देख रहे हैं लॉन्ग रन में, और ख़ास तौर पर क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का साल है, 2 प्लेयर्स रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं, किस तरफ जा रही हैं जी? नहीं देखें, कल बहुत अच्छी इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्पेशली मोहसिन नकवी साहब ने, और फिर जिस तरह से इन्होंने सिलेक्शन पैनल जो है उन्होंने अनाउंस किया। देखिए इसके अंदर इन्होंने अच्छी साइन किया कि इन्होंने किसी को चीफ सेलेक्टर नहीं लगाया। जिस तरह से इन्होंने 4 सेलेक्टर्स लगाए हैं, फिर उनके साथ कप्तान हैं, फिर कोच हैं। फिर देखिए स्पेशली हमने लास्ट प्रोग्राम में जैसे आपसे डिस्कस किया था, मैंने और सना ने भी, कि ये जो डाटा एनालिस्ट है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और देखें नीड ऑफ टाइम है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर इसका देखें बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल है। और जिस तरह से उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के अंदर इनको इन किया है, तो ये अच्छा पॉजिटिव साइन है। और दूसरा देखिए इन्होंने सबको एम्पावर किया है। और देखिए कल के सहाफ़ी जर्नलिस्ट ने एक सवाल भी किया था कि आपने जो है कप्तान को भी रखा है, देखिए कप्तान को भी सिलेक्शन कमेटी के अंदर रखा है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा नहीं जी, जब आपका कप्तान एम्पावर नहीं होगा तो वो किस तरह से डिसीजन ले सकेगा, तो कप्तान को भी एम्पावर होना चाहिए। फिर देखिए कोच भी उन्होंने उनके साथ रहना है, सारा दिन उनके एक अच्छी हार्मनी डेवलप होती है। फिर जो सिलेक्शन पैनल देखें जो आए हैं, वाब रियाज आपको पता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेल के आए हैं, बहुत अच्छी इनको एक हार्मनी डेवलप है और लीग्स भी खेलते रहे हैं। फिर मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तानी दुनिया के रिनाउंड क्रिकेटर रहे हैं और अभी आपके हेड कोच भी हैं। फिर अब्दुल रज़ाक, जिस तरह से अब्दुल रज़ाक पता है कि पावर हिटिंग की वजह से और एज ए बेस्ट ऑलराउंडर काफ़ी मशहूर रहे हैं। फिर असद शफीक रिसेंटली रिटायर हुए हैं फर्स्ट क्लास से, तो ये एक अच्छा इन्होंने साइन दिया है। और दूसरा अनकरीब इन्होंने जैसे बताया कि विद इन 2-3 डेज़ जो है आपका हेड कोच वगैरह का उसको भी फाइनल कर लेंगे। और काफ़ी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर से भी बात की, और स्पेशली खुशाइन चीज़ है, तो इस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने एक अच्छी निशानदेही कर दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वाज़ेह पैगाम दिया गया कि कोचेज़ के नामों पर जो है वो मुशावरत जारी है, और इसी हफ्ते में मोस्ट प्रॉब्ली टीम मैनेजमेंट का भी ऐलान कर दिया जाएगा। सना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक चीज़ तो जुड़ी है कि जब भी वर्ल्ड कप का साल होता है तो हमारे यहाँ पर बहुत से चॉप्स एंड चेंजेस चलते रहते हैं, और चाहे वो प्लेयर्स के हद तक हो, मैनेजमेंट हो, या इवन क्रिकेट बोर्ड की मेन जो टॉप लीडरशिप है वहाँ पर भी ये चीज़ें आती रहती हैं। अब आपके पास अगर हम टाइम फ्रेम देखें तो मार्च का महीना अपने अख्ताम को है, उसके बाद आपके पास 2 या 3 महीने रह जाते हैं, जिसके बाद आपने वर्ल्ड कप के लिए जाना है। टाइम लाइन्स को आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल ही, क्योंकि मोस्टली अब पिछले ICC टूर्नामेंट्स में यही हुआ है कि पाकिस्तान वॉज वन ऑफ द लास्ट टीम जो अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर रही थी, तो अगर ये भी इस बार टाइम पर हो जाता है तो बहुत क्लैरिटी रहेगी प्लेयर्स के साथ। देखिए एक चीज़ तो अच्छी ये नज़र आई है, क्योंकि ऑब्वियसली सीनियर प्लेयर्स को वापस लाने से सिर्फ फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि थोड़ा सा आपको मज़ीद टाइम मिल जाता है, बिकॉज आप
इवन क्रंच सिचुएशंस में अगर इनको लेके जा रहे हैं तो आपको पता है यू कैन रिलाई ऑन देम। जब आप बहुत जूनियर टीम लेके जाते हैं उधर आपको मज़ीद क्लैरिटी देनी है, उनको बहुत पहले से बताना है कि भाई आपको हम रख लें। उस्मान खान को भी कैंप में डाला गया, इसका मतलब है उनसे भी बात हो गई है। तो ये नज़र आ रहा है कि इनकी कम्युनिकेशन बाकी इससे पिछले लोगों से ज़रा बेहतर मुझे नज़र आ रही है कि प्लेयर्स ट्रस्ट करें। प्लेयर्स जनरली ट्रस्ट तब करते हैं चेयरमैन्स को या पीसीबी को जब वो डायरेक्टली बात करते हैं। जब वो नीचे से लोगों को लाके उनसे बात करते हैं, प्लेयर्स, मैं खुद 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, प्लेयर्स ट्रस्ट नहीं करते बिकॉज वो नीचे के लोग भी बदलते रहते हैं और उनकी बातें भी बदलती रहती हैं। तो आई थिंक इसमें ये चीज़ अच्छी नज़र आई है, कम्युनिकेशन नज़र आई है, प्लेयर्स ने ट्रस्ट किया। उस्मान खान जो यूएई के लिए सुना है कि जल्द खेलने वाले थे, वो भी अब कैंप ज्वाइन कर रहे हैं। 2 प्लेयर्स ने रिटायरमेंट वापस ले लिया। अब सिर्फ एक जो मेजर कंसर्न रह गया वो आपकी कैप्टनसी का रह गया। वो भी फैसला आप सोच समझ के कर लें और फिर अगले 2-4 साल के लिए उसको छोड़ दें। फिर क्योंकि हमारा यही मसला, हम बहुत जल्दी जल्दी कैप्टन्स को बदलते हैं। हमने बाबर को भी जिस टाइम पे बदला, फिर शाहीन के ऊपर सारा प्रेशर आया, 2 सीरीज़ ख़राब हुई, अब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत तनकीद उनको करनी पड़ी जो लीग क्रिकेट के अंदर हमने PSL के अंदर देखा, क्योंकि उनके पास जब प्लेयर्स इंजर्ड हुए वहाँ पर उनकी कप्तानी थोड़ी सी एक्सपोज हुई है। क्योंकि जिस कप्तान के पास मिडल ओवर्स में राशिद खान हो, उसको बहुत ज़्यादा कप्तानी करनी भी नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी, और आप खुद वो इतने ज़बरदस्त बॉलर हारिस रऊफ, ज़मान खान, तो उनकी बॉलिंग लाइनअप डेविड वीसा ऐसी थी कि आप उसको बहुत ज़्यादा आपको एज अ कैप्टन परेशानी होती नहीं है। पर इस दफ़ा जब 2 प्लेयर मेन गए, जब आपके डेविड वीसा भी चले गए आधे PSL के लिए और हाँ राशिद चले गए, तो वहाँ पर उनकी कप्तानी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। तो आई थिंक देखना होगा। मुझे लगता है कि कंटेंडर्स नज़र आ रहे हैं, शादाब और मोहम्मद रिजवान। बाबर की भी लोग बातें कर रहे हैं, बट मेरा नहीं ख्याल उस तरफ अब जाएंगे। ये 2 ऑप्शंस लग रहा है कि ज़्यादा कंटेंशन में है। बिलफर्ज अगर चले जाते हैं, आपको लगता है बाबर वापस आएंगे? उनको खुद आना चाहिए एज अ प्लेयर? मेरे ख्याल से अभी नहीं आना चाहिए। जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, सुकून से खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद इतना करीब वर्ल्ड कप के शायद ना ही आए। बट अब डिपेंड करता है, सबकी पर्सनल चॉइस है, कैसे देखते हैं। बाबर ने कप्तानी के अंडर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अभी पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी करते हुए उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। सो इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस। आई थिंक ये उनके ऊपर खुद ही डिपेंड करेगा। खुरम, एक अच्छा आर्गूमेंट है कप्तानी का, लेकिन ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन की सना बात कर रही हैं, माजी में प्लेयर्स और क्रिकेट बोर्ड की कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं। अगर ये पहली बार हमें वो ट्रस्ट इम्पोज होते हुए नज़र आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर दूसरा सवाल यही होता है कि आपका कप्तान भी कोई ऐसा हो जिसको खुद भी एश्योरिटी हो। हमने उस दिन भी बात की थी कि काफ़ी प्लेयर्स ने भी ये सवाल उठाया कि जो भी हमारा कप्तान है, आप उसको एटलीस्ट टाइम तो दें कि वो अपने आप को जो है उस सिचुएशन के अंदर प्लेयर्स को लेकर एक कॉम्बिनेशन बना सके। नहीं, बिल्कुल सना ने भी सही कहा कि देखें लॉन्ग टर्म डिसीजन होने चाहिए और कप्तानी भी थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए देनी चाहिए। देखता आपको एक आपको खुला खेलने का मौका भी मिले। और रिसेंटली जैसे अभी आपने उनकी कैप्टनशिप देखी है शहनशाह की, जिस तरह उन्होंने लीग में परफॉर्म किया है अंडर बेल्ट, उनकी जो लीडरशिप में 9 लॉसेज हुए। फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ देखी 4-1 से। फिर उसके बाद आपने शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, तो उन्होंने जिस तरह से कहा कि एक सीरीज़ से आप किसी की कैप्टनशिप को आप ना जज नहीं कर सकते, उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। और सही कहा कि रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बाबर ने और पास्ट में ही परफॉर्म करते हैं। देखिए कैप्टनशिप का जो ना एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, और देखें आप जब कप्तानी भी करते हैं, फिर मैचेस भी जितवाते हैं, तो फिर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आते हैं और एक आपके ऊपर एक खुशी भी होती है। और सही कहा कि मोहम्मद रिजवान का भी नाम चल रहा है जो कंटेंडर्स में है, पर हतमी जो फैसला भी आपको पता है कि सिलेक्शन कमेटी नहीं करना है चेयरमैन का, इसके अंदर कोई इख्तियार नहीं, उन्होंने उनको एम्पावर कर दिया है। कल भी जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस टोटल जो डिसीजन है ये जो आपका कल से स्टार्ट होने लगा है काकुल में ट्रेनिंग कैंप जो है, उसके बाद हम इस चीज़ को फाइनल करेंगे। आपके ख्याल में आपको क्या लगता है, अगर आप अपने कुछ जो अपना डेटा है उसको एनालाइज करें, तो आपको कप्तान चेंज होते हुए नज़र आ रहा है पाकिस्तान टीम का? देखें अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि मे बी दे कैन कंटिन्यू और मे बी नया कैप्टन आ जाए। तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर आप कोई भी चीज़ किसी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक बहस ज़रूर छिड़ चुकी है। जिस तरह हमारे एक्सपर्ट्स ने आपके साथ ये डिटेल में डिस्कस किया, सिलेक्शन कमेटी की भी निशानदेही उन्होंने की है, जो जिन नामों के बारे में बात की गई, ये भी ज़रूरी है कि और इसमें से अगर हम सना ओवरऑल देखें तो इन तमाम प्लेयर्स को हम कह सकते हैं कि रिसेंटली इनका एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी मैटर करेगा, इंक्लूडिंग वहाब रियाज, असद शफीक की जब आप बात करते हैं। मोहम्मद यूसुफ वैसी टीम के साथ रहे हैं, उसके अलावा आप जूनियर टीम को भी कर रहे थे कोच, उसके अलावा एकेडमी में भी रहे, और ऑब्वियसली जब आप अब्दुल रज़ाक की बात करते हैं वो भी ऑन एंड ऑफ फ्रेंचाइज में भी कोचिंग कर चुके हैं, तो वो एक्सपीरियंस नेसेसरी इस सिलेक्शन कमेटी में मौजूद है कि दे हैव दैट आई ऑफ पिकिंग डोमेस्टिक प्लेयर्स। क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सिलेक्शन कमेटी की डोमेस्टिक क्रिकेट पर कितनी नज़र है।
देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर आपने बात की है, बट सिलेक्शन कमेटी की जो मर्जी नज़र हो, अगर हम अपने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को उस तरीके से फिर वैल्यू ना करें और हम बार बार लीग क्रिकेट के परफॉर्मेंस को ले आएंगे टीम में, तो तब भी आपको एक प्रॉब्लम ज़रूर नज़र आएगी। तो यहाँ पर विजन भी आपको देखना है। आई थिंक ओवरऑल सिलेक्शन पैनल में बैलेंस ज़रूर है। असद शफीक देखें, टेस्ट के ऊपर उनकी बड़ी ग्रिप थी। मोहम्मद यूसुफ को देख लें, वो भी लॉन्गर फॉर्मेट को भी अच्छी तरीके से नज़र टेक्निकली देख सकते हैं। फिर आपके मॉडर्न डे के भी प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद है। तो ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन ज़रूर अच्छा है। अब देखने को आएगा। मुझे तो सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि कप्तान और कोच आपका सिलेक्शन पैनल के ऊपर है, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हैं वो एक बहुत अथॉरिटी से अब आके बता सकेंगे। और एनालिस्ट की जैसे बात की, वो भी बड़ा एक ज़रूरी फैक्टर अब आ चुका है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर, कि आप एनालिस्ट की बात को भी उतनी वेटेज दें जितनी आप कप्तान, कोच और सिलेक्टर्स को दे रहे हैं। तो आई थिंक ये फॉर्मेशन अच्छी मुझे नज़र आई है। अब देखना होगा डोमेस्टिक क्रिकेट का, वही बात है, जब तक हम मयार उतना अच्छा नहीं लाएंगे, जब हमें खुद दिल में पता होगा कि यार डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को हमें शायद 2 से डिवाइड करना पड़े अगर हमने इंटरनेशनल पे लेके जाना है। अगर कोई बंदा 100 रन्स बनाता है फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक क्रिकेट में 80 बॉलों पे या 50 बॉलों पे, तो हम समझेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वो 50 या 60 करेगा 30 बॉलों पे। तो हम एक लाइक टू लाइक अभी हमारा डोमेस्टिक उस जगह पर पहुंचा नहीं है कि हम कह सकें कि जो आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करें वैसी आपकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पर हो जाएगी। इसलिए हम लीग क्रिकेट की क्यू को बहुत अहमियत देते हैं। अगर उस्मान खान ने आके हमारी लीग में परफॉर्म कर दिया तो हम मान गए उनको प्लेयर, पर वो जितना भी डोमेस्टिक क्रिकेट में आके खेलते रहते शायद हम उनको ना मानते। तो आई थिंक ये चीज़ें होती हैं। तो अच्छा है, ओवरऑल कॉम्बिनेशन अच्छा है आपके सिलेक्शन में। खुरम, ये एक बड़ा टास्क अब यही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को आपको वो इंपॉर्टेंस देनी है। सना ने भी बात की कि और आई थिंक ये मॉडल किसी से छुपा हुआ नहीं है कि बेचारे परफॉर्म करते रहते हैं लेकिन तब तक लाइमलाइट में नहीं आते जब तक वो फ्रेंचाइज का मॉडल नहीं बनते, और ये बहुत बड़ी एक हकीकत है जिसको अब मान लेना चाहिए। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, जहाँ पर इतनी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, उन डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को कैसे से देनी, क्योंकि उसमें भी 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक ऐसे हैं जो इमीडिएटली ले आते हैं प्लेयर को और उसके बाद आके वो शायद एक्सपोज हो जाती हैं, इतने ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेले होते, और एक स्कूल ऑफ थॉट ये कि नहीं, आप एक नेसेसरी अमाउंट ऑफ मैचेस खिलाकर फिर उनको मौका दें इंटरनेशनल। नहीं, बिल्कुल आपने सही चीज़ को हाईलाइट की है। देखिए स्पेशली देखिए डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जितने भी हैं ऑलमोस्ट तकरीबन सारे तो फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं खेलते। आपको पता है कि उसमें सेलेक्टेड जो होते हैं, जो एक लॉट है वो जाके खेल रही होती है, और काफ़ी सारे ऐसे डोमेस्टिक परफॉर्मर हैं जो कि काफ़ी हाईलाइट नहीं हो रहे होते। आपने जैसे रिसेंटली भी देखा है पाकिस्तान के अंदर, जैसे पाकिस्तान कप भी हुआ, T20 का भी हुआ, उसके अंदर भी काफ़ी ऐसे थे प्लेयर्स जो हाईलाइट नहीं हो सके। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है अभी चेयरमैन का कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि ग्रास रूट से लेके ये सिर्फ सिलेक्शन कमेटी जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी नहीं है, इसे जूनियर लेवल को भी देखेगी, मॉनिटर करेगी, आपकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करेगी। और जिस तरह से देखें चेयरमैन साहब ने अभी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, अभी रमज़ान के अंदर भी जिस तरह से आपको पता है इंटर कॉलेजेट हो रहा है, स्कूल क्रिकेट हो रही है, लाहौर में हुआ है अभी डे बिफोर यस्टरडे, आपके इस्लामाबाद के अंदर भी ओपनिंग हुई है पिंडी इस्लामाबाद के हवाले से। फिर आपका ईद के बाद फजल महमूद क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप आ रही है, फिर आपके काफ़ी ज़्यादा मैचेज़ होनी है 120 दिन के अंदर, जो उन्होंने एक टास्क रखा हुआ है 9000 प्लस मैच, ह्यूज मैचेस, तो एक अच्छा ही माइलस्टोन होगा। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ओवरऑल डोमेस्टिक क्रिकेट को जितना भी आप डिस्कस करें उसमें एक चीज़ यही है कि जब तक उन परफॉर्मर्स को आप मेरिट के ऊपर सिलेक्शन का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो लोगों का अपना रुझान जो है डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ कम होता जाएगा। पाकिस्तान में माजी में भी ये बात चलती रही है कि जी आप प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट में पहले मौका दें, वहाँ पर एक गिवन अमाउंट ऑफ मैचेस खिलाएं, एक आप नंबर सेट कर लें और उसके बाद उनको वेरियस फॉर्मेट्स के लिए सेलेक्ट करें। फॉर्मेट बेस्ड सिलेक्शन भी पाकिस्तान में एक काफ़ी बड़ा इशू रहा है, रॉन्ग प्लेयर्स फॉर द रॉन्ग फॉर्मेट, ये भी चलता रहा है। लेकिन उम्मीद यही है कि अब बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक क्रिकेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसकी हमने हाल ही में भी बात की थी। लेकिन अब मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी खबर रही है वो यही रही है कि 2 हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान कर दिया। और जैसा कि मैंने कहा कि आप रिटायरमेंट तभी वापस लेंगे जब आपकी निगोसिएशन में ये बात हुई हो कि आपको सिलेक्शन पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा। तो आई थिंक ये एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि शायद कुछ चेंजेस हम देख लें, लेकिन वो बाद में मैं उस सवाल पर आऊँगा कि उनको कॉम्बिनेशन में कैसे एडजस्ट करना है। एज अ प्लेयर सना, रिटायरमेंट वापस आपने ली है, बोर्ड के साथ आपके मुज़ाकरात हो गए हैं, आई थिंक ये पिछले 2-3 दिन में सबसे बड़ी डेवलपिंग स्टोरी यही रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इमाद का तो ज़रूर प्रेडिक्ट किया था, लेकिन मोहम्मद आमिर के बारे में थोड़ा सा वो स्केप्टिकल थे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर इमाद की बात करें तो एक नज़र आता है कि इमाद की ज़रूरत बहुत शिद्दत से टीम को नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे मोहम्मद नवाज़ की आउट ऑफ फॉर्म और इंजरी के बाद वहाँ पर एक ऐसा ऑलराउंडर जो कि दोनों चीज़ें कर सके वो आपको अभी दिख नहीं रहा। मेहरान मुमताज़ बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं, अरफात मिन्हास बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर बन सकते हैं, पर अभी थोड़ा सा टाइम है उनको, राइट बिफोर द वर्ल्ड कप आप उनको एकदम से अंदर नहीं डाल सकते।
और एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ नवाज़ या इमाद नहीं डाल सकते। तो आई थिंक इमाद का तो नज़र आता है कि आपको एक मिडल ऑर्डर में आपकी जो एक हिटिंग की भी कमी है वो पूरी कर सकते हैं। मोहम्मद आमिर का ये कि मोहम्मद आमिर को सिर्फ एज मेरे ख्याल से जहाँ पर मिल रहा है वो उनकी प्रेशर हैंडलिंग की जो एबिलिटी है उसके ऊपर मिल रहा है। पेस आपको पता है मोहम्मद आमिर की वो एक्सप्रेस पेस नहीं है, पर अगर आपको आखिरी ओवर में 10 रन रोकने हैं या नए बॉल से आउट करना है तो आज भी मोहम्मद आमिर बहुत से बॉलर से ज़्यादा वो कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। इस वजह से आई थिंक शायद उनके पास वापस जाया गया कि जो प्रेशर हैंडलिंग है उनकी वो एक बड़ी मजबूत तौर पे नज़र आती है। अदरवाइज़ पाकिस्तान के पास पेस बैटरी में बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं, पर वहाँ पर कहीं कहीं पर हमने देखा है कि जो नए प्ले बॉलर्स हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं, या आपके पुराने बॉलर्स भी आउट ऑफ फॉर्म में, जैसे हारिस रऊफ़ इस वक्त इंजरी का शिकार है। शुक्र है नसीम शाह की इंजरी ख़त्म हुई और वो वापस बड़े ज़ोर शोर से आए। शाहीन भी अभी तक उस तरह की फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स की वजह से उनको भी स्क्वाड में शायद ज़रूर रखा जाए, पर इमाद को देख के ऐसा लगता है कि वो 11 में जगह बहुत जल्द बना लेंगे। आमिर को देख के लगता है कि अगर वो स्क्वाड में आ जाएं तो फिर उससे भी आपका स्क्वाड मजबूत हो जाएगा। ज़रूरी नहीं वो हर 11 खेलें, बट आपको स्क्वाड में मजबूती आ सकती है उनके एक्सपीरियंस से। सोचते हुए तो बड़ी ड्रीम टीम लगती है जब आप पेस बैटरी की बात करते हैं, शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ़ और फिर आप मोहम्मद आमिर की बस बात असल में आई थिंक वही बात है जो आपका लास्ट वर्ल्ड कप हुआ है उसमें जितनी फ्लैट आपका बॉलिंग यूनिट लग रहा था उसके बाद ये डिसीजंस लिए गए हैं। मैं पूरी तरह अग्री नहीं करूँगी मोहम्मद आमिर के ऊपर, लेकिन मतलब ठीक है, प्लेयर वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने स्किल अपनी बड़ी दिखाई है, बट उनको पाकिस्तान ने मौका बहुत दिया वापस आने का भी, ये सब चीज़ों का भी। इमाद की सिचुएशन फ़र्क थी, इमाद को थोड़ा सा पुश किया गया आई थिंक इस तरफ के रिटायरमेंट की तरफ, बट जो भी नॉनदलेस अगर आप आ रहे हैं तो आई थिंक स्किल वाइज ये दोनों जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एज अ प्रेसिडेंट, एज अ प्लेयर, यू कैन रिलेट टू दिस कि आपके ख्याल में प्रेसिडेंट सेट करना क्या सही है कि आप रिटायरमेंट के बाद अगर कोई आपके जो खदशात थे वो दूर हो गए हैं तो आप इजीली कहें जी मैं रिटायरमेंट वापस ले रहा हूँ, मुझे हिस्सा। देखिए इमाद वसीम के खास तौर पर स्टांस में क्योंकि आमिर के स्टांस में मुझे लग रहा था कि उनको थोड़ा सा और एफर्ट लगानी चाहिए थी बिफोर गिविंग रिटायरमेंट, क्योंकि उनको पाकिस्तान ने एक मौका भी दिया और वापस भी आया और सारा कुछ। इमाद की जहाँ तक बात थी वो परफॉर्म कर रहे थे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ इमाद ने बहुत कोई परफॉर्मेंस ख़राब हुई हो। इमाद को जिस तरह से पुश किया गया उसके बाद उनके पास रास्ता ही एक था, क्योंकि मैं खुद कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर रही हूँ। एज ए कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर आप कैंप्स में जाने से, खेलने से मना नहीं कर सकते। अगर आपको कोई एनओसी नहीं दे रहा, आप पीसीबी से झगड़ नहीं सकते, तो आपके पास रास्ता सिर्फ यही रह जाता है कि आप रिटायरमेंट अनाउंस कर लें। लड़कों के लिए फ़ायदा ये है कि उनके पास लीग क्रिकेट इतनी है कि वो अपना रास्ता वापस बना सकते हैं। हम लोगों के पास वो ऑप्शन नहीं था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं CPL और बिग बैश और इन जगहों पर बहुत रेगुलर मैचेस हो रहे हों और जाके या PSL होता तो उसमें आके परफॉर्म करके आप दोबारा से सेलेक्टर्स को गलत प्रूफ करो कि यार तुम लोगों से कहीं गलती हुई है। आपके पास ये मौका आया, उन्होंने उस मौके को फ़ायदा उठाया, परफॉर्म किया, तो वो वापस आ रहे हैं। मुझे उसमें कोई बात गलत नहीं लगती, बिकॉज उन्होंने एक दिखाया अपने आप को बार बार परफॉर्म करके, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, कि यार मेरे अंदर अभी भी वो चीज़ मौजूद है। तो आई थिंक ये अब देखना होगा। अब मुझे सिर्फ ख़तरा ये है कि अब जा रहे हैं आर्मी काकूल, तो वहाँ पर फिटनेस के दौर में कितना प्रेशर आता है वो एक चीज़ होगी सारे प्लेयर्स के लिए। बट आई थिंक इसमें मुझे कोई इतनी वो बात नजर नहीं। और बड़े मजे की फिटनेस रूटीन रहती है कुछ प्लेयर्स से। आप गए हैं कभी जो आप कह रहे हैं? बिल्कुल, प्लेयर से कुछ गुफ्तगू हुई है। मैं गई हूँ वहाँ पर, तो बिल्कुल मजे की नहीं। बहुत ज़बरदस्त फिटनेस रूटीन रहती है। मुझे अभी हाल ही में कुछ प्लेयर से मेरी बात हुई जिन्होंने पूरा डिटेल किया कि सुबह उठने के बाद से क्या रूटीन रहती है। कुछ प्लेयर्स के बारे में भी उन्होंने बताया जिनके बारे में कहा गया कि उनको कुछ इंजरीज हो गई, लेकिन उनकी अपर बॉडी क्योंकि ठीक थी तो फिर ये किया गया कि उनको अपर बॉडी वेट ट्रेनिंग कराई गई, तो उनको छुट्टी फिर भी नहीं दी गई। तो मजे की हरगिज़ नहीं होती, पर इफेक्टिव जरूर। हाँ जी, लेकिन ये है कि एक प्रोजेक्ट कह लें या एक शॉर्ट स्टिंट जो मैंने वहाँ पर कुछ चीज़ें पर्सनली एक्सपीरियंस की हैं, तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि आप प्लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छा फील करने वाले हैं इसके बाद। बट खुरम, 2 प्लेयर्स आपके रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पहला जो इसमें एक हमें डायरेक्शन नज़र आती है, एक रास्ता नज़र आता है, वो यही है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हुए। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आप सिलेक्शन का हिस्सा बनेंगे और आप अपनी रिटायरमेंट वापस ले लें, वरना तो इसके अलावा कोई जवाब नज़र नहीं आता। अब बात यह, जैसा सना ने कहा कि इमाद वसीम के केस में तो एक प्रेसिडेंट बनता है क्योंकि उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगाया गया, ही वाज फोर्स्ड टू टेक रिटायरमेंट। ओवरऑल आपके ख्याल में आगे कंसिडरिंग द वर्ल्ड कप स्ट्रक्चर एवरीथिंग, कैसे आप इस फैसले को देखें? नहीं, इट्स अ गुड डिसीजन, स्पेशली दिमाग के हवाले से। आपको पता है कि ये ऑटोमेटिकली चॉइस थे, और जिस तरह से उन्होंने रिसेंटली परफॉर्म किया है और बैक टू बैक आपको पता है कि मैन ऑफ द मैच भी हुए हैं। उन्होंने देखें दोनों
उसमें परफॉर्म किया एज ए बैट्समैन भी और बॉलिंग में भी। और आपको पता है कि नई बॉल से बहुत अच्छा बॉल भी करते हैं, स्पेशली फाइनल में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, 5 विकेट्स लेना, इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन इन T20 क्रिकेट। और जैसे खुद उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा है कि उनके अंदर देखें अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट बाकी है, 4 से 5 साल वो स्टिल दे कैन प्ले और पाकिस्तान के लिए खेलना भी चाहते हैं। और फिर इसके अंदर देखें बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, स्पेशली आपके जो वहाब रियाज हैं, उन्होंने उनके साथ नेगोशिएट किया, उनको इस चीज़ की उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आप आएँ और इंशाल्लाह। लेकिन सेकेंडली ये कि ऑटोमेटिकली भी चॉइस हैं और रिसेंटली भी उन्होंने परफॉर्म किया, और पिछले आप जो लीग हुई थी उसके अंदर भी उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। फिर इसके अलावा आपको पता है कि वो CPL वगैरह में भी खेलते हैं बहुत अच्छा। फिर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था कि जो रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया का, उसके अंदर आपने कमी काफ़ी महसूस की, स्पेशली महमद वसीम के हवाले से। और एशिया कप जो हुआ था सब कॉन्टिनेंट विकेट्स के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते थे। तो जिस तरह से आपने वहाँ इंडियन स्पिनर्स को भी देखा है, उन्होंने परफॉर्म किया, अगर नवाज़ होते तो वहाँ आप एक डिफरेंट रिजल्ट देख सकते थे। और आपको पता है कि अब जो आपको वर्ल्ड कप है वो सारा कैरेबियन में है और अमेरिका के अंदर, तो वहाँ की जो विकेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग है। और जिस तरह से ये प्राइम फॉर्म में है तो इंशाल्लाह ये जाके काफ़ी अच्छा वहाँ परफॉर्म करेंगे। खुरम, इन दोनों इमाद तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन, अगर मैं भी अपनी प्लेइंग 11 तश्कील दूँ तो इमाद वसीम में जिंदा है। मोहम्मद आमिर को आप कैसे एडजस्ट होते हुए देखते हैं प्लेइंग 11? नहीं, वो बिल्कुल देखें, ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है, स्पेशली मोहम्मद आमिर के हवाले से। जिस तरह से पाकिस्तान की पेस बैटरी है, जिस तरह भी आपने नाम भी लिया है, हारिस रऊफ भी फिट होकर आ गए हैं, फिर दूसरा नसीम शाह भी माशाल्लाह उन्होंने कम बैक कर लिया है, फुली फिट हैं, जिस तरह से नजर आए हैं, एक्सप्रेस पेस हैं। फिर आपके शाहीन शाह हैं, फिर नीचे आप अब्बास अफरीदी की आपने रिसेंट परफॉर्मेंस देखे हैं, फिर आपके मोहम्मद वसीम हैं, फिर आपके आमिर जमाल हैं। एक टफ कंपटीशन है, जमान खान हैं जिस तरह से आके डेप्थ ओवर में बॉलिंग करते हैं। हालांकि रिसेंटली आपने सीरीज़ देखी है, उसके अंदर काफ़ी इकनॉमिकल बॉलर रहे हैं, स्पेशली मोहम्मद आमिर जो है, और नए बॉल से बड़ा अच्छा बॉल करते हैं। सनन सही कहा कि जब आखिरी ओवर जो होते हैं वो रन्स को भी काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। और रिसेंटली जिस तरह से वो CPL वगैरह और दूसरी जो दुनिया की लीग्स खेलते हैं, और स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में T20 में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इनका भी आना एक खुशाइन होगा। बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल से जितनी भी हम गुफ्तगू कर लें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर यही रह जाता है कि घुमा फिरा के वापस हम कप्तान के सवाल पर आ जाते हैं, और कप्तान से कप्तान का ही सवाल करना पड़ता है, क्योंकि वजह यह है कि ये तमाम कॉम्बिनेशन, सारी चीज़ें तभी आपको एक स्ट्रीमलाइन होते हुए नजर आएंगी जब कप्तान का ऐलान होगा, तभी पता चलेगा। और उसके लिए ज़ाहिर बात है, हमें जब तक टीम का फिटनेस कैंप काकूल में नहीं होता तब तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखें कि अब पूरी सिलेक्शन कमेटी ने अगले 2 साल 4 साल जो भी होंगे वो इस कप्तान के साथ मिलके गुजारने हैं। अब बहुत सी इंटरेस्टिंग मीटिंग्स होंगी कप्तानी मिलने से पहले, कौन सा कप्तान कितना फ्लेक्सिबल दिखता है, कौन सा कप्तान का विजन क्या दिखता है। आई थिंक वो सारी चीज़ें का फ़ैसला करके ये सिलेक्शन कमेटी उस कप्तान का फ़ैसला करेगी। तो आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जनरली चेयरमैन जो है वो कप्तान का फ़ैसला करते थे। जहाँ तक मुझे याद है चेयरमैन हो गए, चेयरपर्सन हो गए, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा बेहतर लगती थी, क्योंकि अब आपने एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का डायनामिक बना दिया, बिकॉज उसी सिलेक्शन कमेटी के साथ कल को उन्होंने काम करना है। तो सिलेक्शन कमेटी का फेवर ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा कप्तान लाएं जो ज़्यादा रफड़ ना डाले, मतलब मेरी तरह का ना हो। तो मतलब ये अब देखना होगा कि किस तरीके से होता है, बिकॉज मेरे ख्याल से बेशक ये फैसला बुरा नहीं है अगर चेयरमैन अपने हाथ में रखते हैं कि कप्तान जो है वो मैं अनाउंस करूंगा, और वो खुद देखें, क्योंकि वो एक लीडरशिप पोजीशन के ऊपर है। खैर इस फैसले से वैसे ही दस्तबरदार हो गए। मेरे ख्याल से इसको देखा जा सकता है दोबारा, खाली इस फैसले को। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, क्योंकि फिर आप एक तरफ से उस सारी सिलेक्शन कमेटी को इक्वल कर रहे हैं, पर बाकी सबको सिलेक्ट चेयरमैन ने कर दिया ना, कौन कौन आएगा। हेड कोच भी वो सोच रहे हैं कौन लेके आएगा, 4-5 सिलेक्टर भी उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, पर कप्तान अब वो नहीं सिलेक्ट कर रहे। तो आई थिंक वो भी उनको करना चाहिए, कप्तान भी मेरा ही है, वो करे, और उसके बाद फिर आप सबको इक्वल करते हैं। तो आई थिंक ये एक चीज़ को देखा जा सकता है, क्योंकि फिर ये ना हो कि ये जो 5-6 प्लेयर हैं उनको जो सही लगे, जो उनके साथ सही बैठे, कप्तान सिर्फ वही बन जाए, बेशक वो पाकिस्तान टीम के लिए। अच्छा, ये बात हो चुकी है काफ़ी प्लेयर्स ने, हमने आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया कि उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जी एक तो जो भी कप्तान हो वो लॉन्ग रन कंसिस्टेंट हो, और दूसरा कुछ ने ये भी कहा कि जी हमें तीनों फॉर्मेट्स में एक कप्तान चाहिए। ये बात चल चुकी है ऑलरेडी। देखिए, अब मेरा ये ख्याल है कि कप्तान तो लॉन्ग रन के लिए होना चाहिए, उसमें तो कोई शक नहीं है। T20 का कम से कम 4 साल ताकि 2 वर्ल्ड कप्स का आपका विजन हो, वनडे का भी कम से कम 4 साल ताकि आपका फ्रॉम वन वर्ल्ड कप टू नेक्स्ट वर्ल्ड कप हो। मेरे ख्याल से देखें, जहाँ तक एक फॉर्मेट की कप्तान की बात है, वो थोड़ा सा मुश्किल भी है मेरे नज़दीक। आप उसको अलग भी कर सकते हैं, कोचेस भी दुनिया में हर फॉर्मेट के लिए अलग कर दिए गए हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इतनी क्रिकेट हो रही है कि लोगों ने तो टीम्स भी अलग कर ली हैं। वनडे की टीम अलग है और T20 की टीम अलग है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास लीडरशिप की कैपेसिटी कितनी है।
मेरे ख्याल से आपकी अब लीडरशिप कैपेसिटी इतनी डेवलप हो चुकी है कि आप 2 कप्तानों के साथ भी जा सकते हैं। खुरम इस पे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा, क्योंकि 2 कप्तान तो हमें पता चल गए, जिसमें T20 में शाहीन को कप्तानी दी गई, टेस्ट में शान मसूद को लेकर आए, वनडे का उस वक्त ऐलान नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान को वनडे खेल नहीं रहा था। अब आपके पास एक चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है जो T20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा ICC इवेंट बनेगा, और वो भी पाकिस्तान में रही है। उससे पहले आप एक ट्राई सीरीज़ भी खेल रहे हैं, वो भी मोस्ट प्रॉब्ली वनडे फॉर्मेट के अंदर। तो आपने वनडे का कप्तान भी इसी साल के अंदर अनाउंस करना है। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप, फिर टेस्ट चैंपियनशिप भी आनी है। अब ये जहाँ पर बहुत से लोग आई थिंक आप इसको ओपिनियन कह लें, या उनको लगता है कि ये सही है कि जी आप अक्रॉस फॉर्मेट से एक कप्तान को एम्पावर करें, लेकिन जिस तरह सना ने कहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट में हमने टीम मैनेजमेंट्स भी अब डिफरेंट देखी हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स की, तो इस पे क्या रास्ता होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सना सही कह रही हैं। देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर स्पेशली T20 फॉर्मेट के अंदर आपने देखा है कि मैनेजमेंट टोटली डिफरेंट होती है। पाकिस्तान में भी वो एक्सपेरिमेंट हुआ है। जैसे रिसेंटली पाकिस्तान की न्यूजीलैंड की सीरीज हुई, जिस तरह से यासिर अरफात को लेके आए, आपको पता है T20 स्पेशलिस्ट भी रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने परफॉर्मेंस भी रही हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो है उन्होंने काफ़ी लीग्स वगैरह में। तो ये एक्सपेरिमेंट दोबारा भी किया जा सकता है। और देखें, वाइट बॉल क्रिकेट का कैप्टन भी डिफरेंट आने की राय है, और रेड बॉल का कैप्टन जो डिफरेंट होना चाहिए। और दूसरी राय ये भी है कि तीनों फॉर्मेट का एक ही कैप्टन होना चाहिए, जिस तरह से बाबर आजम थे। तो आपको पता है कि थोड़ा सा ये वैक्यूम क्रिएट हुआ जब बाबर आजम ने स्टेप डाउन किया एज ए टेस्ट कैप्टनशिप से, और हालांकि उनको कंटिन्यू करना चाह रहे थे, पर उन्होंने खुद स्टेप डाउन किया। फिर आपको पता है कि इस साल जो है पाकिस्तान के उस तरह से वनडे नहीं थे, तो ये थोड़ा सा डिले हुआ। फिर बोर्ड के अंदर आपको पता है कि इलेक्टेड चेयरमैन आ गया, फिर जिस तरह उन्होंने एम्पावर कर दिया है, तो अब टोटली ये डिसीजन जो है आपकी सिलेक्शन कमेटी का। बिल्कुल, अच्छा, सिलेक्शन कमेटी भी है, पर इसके साथ जो है 2 या 3 वो उन्होंने कोऑर्डिनेटर्स भी रखे हैं, पर वो इतने एम्पावर्स नहीं हैं। बिल्कुल, उनकी सिर्फ कोऑर्डिनेशन की जॉब है, ये निशानदेही की गई। हाँ, और इसमें एक चीज़ और भी, जो भी हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं, PCB से भी जो सुन रहे हो, बाकी लोग भी, कि जस्ट बिकॉज आपके पास इस साल वनडे क्रिकेट नहीं है, इसके मतलब नहीं हम अपना कप्तान अनाउंस नहीं कर सकते। वो अभी कोच के साथ मिलके अपनी टीम के ऊपर अभी से काम कर सकता है, और तरीके से बहुत आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वनडे कप्तान भी अभी अनाउंस होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी भी राइट एट द कॉर्नर है, आपको इसको ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें वक्त से पहले स्ट्रीमलाइन हो जाएं। हम हमेशा वो टीम ना बने जो बिल्कुल आखिर में फैसले लेते हैं, तो इससे बहुत सारी चीज़ें प्लेयर्स के लिए भी इजी हो जाती हैं, टीम मैनेजमेंट के लिए भी इजी हो जाती हैं, और आई थिंक आपके पास एक लाहे अमल आ जाता है कि किसी भी टूर्नामेंट में या सीरीज़ में आपने किस प्लानिंग के साथ, किस मनसूबाबंदी के साथ जाना है। तो इस पर भी मजीद गुफ्तगू आई थिंक आने वाले प्रोग्राम्स में भी जारी रहेगी। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, स्पोर्ट्स 360 जारी रहेगा। स्टे ट्यून टू द शो। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. जी वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। अब मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और फुटबॉल की बात करेंगे, जहां पर पाकिस्तान फुटबॉल टीम जो है वो उर्दन पहुंच चुकी है। वहां पर उनका 26 मार्च को मुकाबला है उर्दन की टीम के साथ। जब उर्दन पाकिस्तान आई थी तो पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त हुई, लेकिन अब वो 26 मार्च को मुकाबला करने जा रहे हैं। उम्मीद ये है कि बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आएगी। यहाँ पर भी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही और उम्मीद है कि इसी को आगे बढ़ाते हुए शायद पाकिस्तान जो है वो रिजल्ट्स भी अपनी फेवर में कर सके। इसके बाद हमें ये पता है कि इसके बाद जो पाकिस्तान ने मैच खेलना है वो तकरीबन 6 जून को सऊदी अरब की टीम जो है उससे मुकाबला होगा। तो एक काफ़ी गैप भी इस दौरान आ जाएगा इस तमाम प्रॉस्पेक्ट को देखते हुए। फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम का 11 जून को ताजिकिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच होगा जब आप इन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात करते हैं। इन तमाम चीज़ों पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमें स्पोर्ट्स 360 में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम की टीम मैनेजमेंट का हिस्सा हैं जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अवैस अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अवैस तक मेरी आवाज़ शायद नहीं जा पा रही, या मुझे शायद अवैस की आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन अवैस को हम लाइन पर ज़रूर लेते हैं। तो सना 3-0 से हमें शिकस्त हुई, नाउ वी कैन रिटर्न द फेवर। हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिस तरह अभी बिफोर द शो भी अवैस से कोई बात हुई तो टेम्परेचर के बारे में भी उन्होंने बताया कि बड़ा एक्सट्रीम चल रहा है वहाँ पर। लेकिन कैसे देख रही हैं, प्लेयर्स हैव रीच देयर, ट्रेनिंग भी ज़रा जारी है वहाँ पर, तो खैर फुटबॉल का सेटअप भी बहुत शानदार है। काश इतना इजी होता ना कि उन्होंने हमें होम पे आके 3-0 हराया तो हम भी उनको होम पे जाके 3-0 हरा सकते। आई थिंक सेकंड हाफ की जो उस दिन भी हम बात कर रहे थे उससे कॉन्फिडेंस ज़रूर आया होगा पाकिस्तान टीम और प्लेयर्स के अंदर कि यार ठीक है हम इनको फाइट बैक कर सकते हैं, और उससे सीखा भी ज़रूर होगा क्योंकि पहली हाफ में 2 गोल्स हो गए थे पाकिस्तान को, दूसरे तक इन्होंने 3-0 ही किया, मतलब बहुत ज़्यादा 8 गोलों से नहीं हार गए। तो आई थिंक ये चीज़ थोड़ी सी एक पॉजिटिव ही लेके जा सकती है पाकिस्तान टीम के, गोल्स का डिफरेंस ज़रा कम रहे और ये वो सोच सकते हैं कि हम इस फॉर्मेशन से हमारी डिफेंस बेहतर हो सकती है या अटैक बेहतर हो सकता है। तो आई होप ये लर्निंग टाइम ही है इनके लिए। हमने बात की हमारे सीनियर बहुत से फुटबॉलर्स नहीं हैं इस टीम का हिस्सा, कोच जो है वो जूनियर टीम को बनाना चाह रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा सा सब्र के साथ इंतज़ार करना पड़ेगा अच्छे रिजल्ट का, अदरवाइज़ आपको इनको बैक करना पड़ेगा। बिल्कुल खुरम, इतना आसान तो नहीं होता जब आप किसी के होम पर जाकर खेलें। ज़ाहिर बात है क्राउड सपोर्ट भी होती है, आप एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में भी होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह सना ने कहा कि जब आप यहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, बेशक आप मैच हार गए बट ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस कैरी करते हैं और टीम को वही बात वही है कि कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। नहीं बिल्कुल, देखें इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि देखें क्राउड का होम एडवांटेज ज़रूर होता है। देखें फिर आपके वहाँ जितने भी स्पेक्टेटर्स वगैरह होते हैं वो अपनी होम टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह रिसेंटली आपने मैच देखा
सना से ही कहा कि देखें इतना वाज़े मार्जिन से वो नहीं जीते। पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छी फाइट की, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा। और देखें खुशाइन बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर देखें इंटरनेशनली टीम्स वगैरह आ रही हैं, ये खुशाइन चीज़ है। फिर आपकी आगे पता है कि आपकी चैम्पियन ट्रॉफी भी होनी है और पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी बिल्कुल, साल है। स्पोर्ट्स तो इसके कैलेंडर हवाले जो है से वो जी। जोरों शोर से और जारी है। अवैस हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अहमद भाई, आप सुनाएं ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अवैस, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि टीम की तैयारी के बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिए। टीम डेफिनेटली आप भी टीम के हमरा हैं, उर्दन आप लोग पहुंच चुके हैं, कैसी तैयारी है, क्या हिकमत अमली जारी है? जारी बात है 3-0 से शिकस्त तो ज़रूर हुई थी, लेकिन जिस तरह सना ने भी कहा कि बहुत सारा कॉन्फिडेंस आया सेकंड हाफ में और टीम का जो मोराल था वो बहुत अच्छा था। नहीं, बड़ा ज़बरदस्त अपना पाकिस्तान की टीम की तैयारी जारी है इस वक्त। मुझे पता है कि ऑब्वियसली आप जब होम कंडीशंस में खेलते हो किसी और ममालिक में जाके जहाँ आपको इतना ज़्यादा क्राउड सपोर्ट नहीं था, वो प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन लड़के बड़े रिलैक्स हैं। मैंने ऐसा प्रेशर देखा नहीं और बड़ा एक वेलकमिंग था जॉर्डन की तरफ से कि पाकिस्तान टीम की यहाँ पर आई हुई। और मुझे हर कोई यही बात करता है कि दिस इज़ अ सेकंड होम जॉर्डन में, तो एक बड़ा एक पॉजिटिविटी है यहाँ पर एनवायरनमेंट में और लड़कों की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ, ज़रूर एक वेदर का फैक्टर होगा क्योंकि इस पाकिस्तान में आपको पता है अब गर्मी आ चुकी है, यहाँ पर अभी भी स्टिल ठंड है काफ़ी, लाइक 7 to 8 डिग्रीज टेम्परेचर और क्लाउडी वेदर है। तो जो क्लाइमेटाइज होने वाला जो एक मामला होता है वो एक चैलेंजिंग होता है किसी भी प्लेयर के लिए, लेकिन लड़कों का मोराल बड़ा स्ट्रांग है यहाँ पर। कोच भी बड़े अपना पूरा उम्मीद है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो उनसे पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देगा। मुझे पता है कि लोग काफ़ी शिकायत भी करते हैं कि पिछले जितने रिजल्ट्स हैं वो हमारे हक में नहीं गए, लेकिन अगर देखें तो जितने ज़्यादा मैचेस मिलेंगे उतनी ज़्यादा टीम परफॉर्म करेगी। पिछले मैच के अंदर भी मुझे पता है कि वो पेनल्टी शूटआउट अनफॉर्चुनेट नहीं होना चाहिए था जो कि दिया गया, जिसकी वजह से गोल हमें स्टार्ट में पड़े थे, लेकिन पाकिस्तान ने ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया और उम्मीद है आज भी, क्योंकि 18,000 टिकट्स बिक चुकी हैं जॉर्डन में। मैं आपको ये बताता भी चलूँ कि जॉर्डन की टीम जब एशिया कप जो उनसे जीत के यहाँ पर एशिया कप में रनर्स अप रही थी, तो उन्होंने उसके बाद जॉर्डन में होम मैच नहीं खेला। ये पहला मैच है, तो इस स्टेडियम के अंदर 18,000 टिकट्स बिक चुकी हुई हैं कि इतना क्राउड बाहर एंथुसियाज्म, सबको पता है कि आज कल बहुत बड़ा मैच है, सब लोग एक्साइटेड हैं, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बिल्कुल, बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है उर्दन में जब हम फुटबॉल की बात करते हैं, और मुझे पता है कि क्राउड भी बहुत एग्रेसिव होने वाला है, तो बड़ा एक फेस्टिविटी का माहौल ज़रूर नजर आएगा। वैसे टीम कॉम्बिनेशन के बारे में बताइएगा, आप इन लड़कों के साथ गुफ्तगू भी करते रहते हैं, आपका टाइम भी गुजरता है, कैसा फील कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? ऑब्वियसली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है, लेकिन जब आप इतने बड़े स्टेज पर कर रहे हैं और अब आप एक फॉरेन कंट्री में खेलने आए हैं, उनका मोराल कैसा है, क्या कहते हैं, आपस में उनकी सिनर्जी कैसी? अभी तो पॉजिटिव एनर्जी है क्योंकि उनको पता है कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी आवाम बड़ी पूरी उम्मीद है। और पाकिस्तान में आपको पता है फुटबॉल बड़े फैंस हैं। मैं खुद हैरान था इस चीज़ पे। मैं उस दिन सना से बात भी कर रहा था कि एक यूनिसेफ की स्टडी थी कि जहाँ पर अगर हम क्रिकेट की बात करें पाकिस्तान में फुटबॉल की, तो पाकिस्तान में फुटबॉल जो है वो 80-85% ज़्यादा पॉपुलर है। तो मेरे लिए बड़ा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था इस चीज़ में कि पाकिस्तान में फुटबॉल इस लेवल पे पॉपुलर और लोग देखते हैं। लड़के बड़े पुर उम्मीद हैं, पॉजिटिव हैं कि इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला हम लोग टेबल को ऑब्वियसली टर्न अराउंड तो नहीं कर सकते, लेकिन टफ फाइट जरूर देंगे कि आसान हम लोग अपना जो उनसे अपने आप को नहीं दिखाएंगे ग्राउंड के अंदर। जॉर्डन को अगर जीतना है हमसे, वो जीतना पड़ेगा, हमें लड़के हमसे जीतना पड़ेगा, तो पॉजिटिविटी है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी लोगों को कहना चाहूँ कि जो प्लेयर्स की बार बार बात होती है, प्लेयर्स कल भी मुझे कह रहे थे कि अवैस भाई जो हमारी पीछे 23 करोड़ आवाम है, अब तो शायद 26 करोड़ होगी, जो आवाम हमारी पीछे बैठी है उनको सिर्फ ये कहा करें कि ये भी आपकी टीम है, ये 23 करोड़ आवाम की टीम है। ये फुटबॉल अगर लड़के खेल रहे हैं या आपके पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आपकी दुआ और आपकी सपोर्ट हमें चाहिए इस बड़े लेवल के ऊपर। बिल्कुल सपोर्ट चाहिए। सईद मोहम्मद अवैस, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे, और बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए भी और टीम के लिए भी। ऑल द बेस्ट टीम पाकिस्तान फॉर दिस वर्ल्ड कप क्वालिफायर, जो कि 26 मार्च को उर्दन के खिलाफ उर्दन में खेला जाएगा। जाने से पहले, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, हाल ही में बड़ी अफसोसनाक खबर आई जहां पर साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहरयार खान साहब इंतकाल कर गए। इसके बारे में एक रिपोर्ट है, वो आप ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे पैनल से हम ज़रा डिस्कस कर लें इस बारे में। क्या कहना चाहेंगी सना? आप डेफिनेटली उस टेन्योर का हिस्सा भी रही हैं जब वो चेयरमैन पीसीबी थे। बिल्कुल, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड और बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर जेंटलमैन अगर किसी को कहेंगे तो इस तरह के थे, बहुत इज्जत देते थे। हम वुमेन क्रिकेटर्स को भी बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने, और अच्छा, बहुत अच्छा उनके साथ टाइम हमारा गुजरा। आई थिंक प्योर जेंटलमैन की अगर निशानी कहें तो वो इसी तरह से थे। जी खुरम, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखें लकीली उनके साथ सेकंड ईयर में जो है काम करने का मौका मिला। ही वाज सच अ नाइस मैन, सच अ डाउन टू अर्थ जो पर्सनैलिटी थे, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमात रही, फिर सफारती तौर पर इनकी खिदमात रही, फिर स्पेशली देखेंगे क्रिकेट डिप्लोमेसी के हवाले से रही, जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया को पाकिस्तान के अंदर लाने में उनका बहुत किरदार रहा। तो इनकी जो है हमेशा सुनहरी अल्फाज में जो खिदमात को याद रखा जाए। बिल्कुल, हमेशा याद रखा जाएगा। और स्पोर्ट्स 360 भी
शहरयार खान साहब को खराज तहसीन पेश करेगी। उनके लिए एक रिपोर्ट है, आप ये रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाइएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जैसा कि हमारे पैनल ने भी कहा कि एक डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, अ ट्रू जेंटलमैन एंड अ ग्रेट एम्बेसडर फॉर द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान एंड अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल, फॉर पाकिस्तान एज वेल। खुरम और सना, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। मेरी और तमाम टीम स्पोर्ट्स 360 की तरफ से अल्लाह हाफिज़। लेकिन ये रिपोर्ट आप मुलाहिजा फरमाइएगा। मारूफ सिफारतकार, साबिक सेक्रेटरी खारजा, सफीर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन शहरयार खान 29 मार्च 1934 में भारतीय शहर लखनऊ में पैदा हुए थे। आपका खानदान हिजरत करके पाकिस्तान आया तो कराची में सकूनत इख्तियार की। क्लिफ्टन कराची में पाकिस्तान का पहला फॉरेन ऑफिस शहरयार खान के आबाई घर भोपाल हाउस में कायम किया गया था। शहरयार खान 1957 में दफ्तर खारजा का हिस्सा बने। उर्दन, बरतानिया और फ्रांस जैसे अहम ममालिक में सफीर रहने के साथ 1990 से 1994 तक पाकिस्तान के बतौर सेक्रेटरी खारजा जिम्मेदारियां निभाई। आप रवांडा में अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। 1999 में पाक भारत क्रिकेट रवाबित की बहाली के बाद उन्हें कौमी टीम का मैनेजर बनाकर भारत भेजा गया था। वो 2003 के वर्ल्ड कप में भी टीम मैनेजर थे। उन्होंने दिसंबर 2003 से अक्टूबर 2006 तक और अगस्त 2014 से अगस्त 2017 तक 2 बार पीसीबी के चेयरमैन की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उन्होंने 2004 में क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम पर पाक भारत सीरीज का इनेकाद किया। टेस्ट और वनडे मैचों को देखने के लिए हजारों भारतीय पाकिस्तान आए। उस सीरीज को भारत में आज भी याद किया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनके इंतकाल पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार किया है। आईसीसी में शहरयार खान पाकिस्तान क्रिकेट की तवाना आवाज समझे जाते थे। उनका शुमार पाकिस्तान के गैर मुतनाज़े और काबिल चेयरमैनों में होता है। पाकिस्तान की सिफारतकारी और क्रिकेट के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। Here he goes again. रमज़ान